हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस में फिजिक्स के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम विद्युत, प्रकाश, मानव नेत्र, इन तीनों चैप्टर के जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले। जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो लॉन्ग वाले हों, चाहे वो शॉर्ट वाले हों, चाहे वो वेरी शॉर्ट वाले हों, तो सभी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम विद्युत के बारे में बात करेंगे, उसके बाद प्रकाश चैप्टर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में। तो और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो मैंने पहले ही बता दिया। यदि आपने उसको नहीं देखा तो देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखो। तो इसकी परिभाषा आपको मतलब याद कर लेनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा की डेफिनेशन हो गई। इसका मात्रक एम्पियर होता है तथा यह एक अदिश राशि होती है। और ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। कभी कभी ये वैल्यूज़ भी पूछ लेता है कि 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। मिली का मतलब होता है ऋण 3 और माइक्रो का मतलब होता है ऋण 6, 10⁻6। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना। 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होते हैं और इसे आमीटर से नापा जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। फार्मूला बना I बराबर Q/T। I बराबर Q/T यानी आवेश की प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। एकांक समय में जो आवेश फ्लो होता है वही हमारा क्या है, विद्युत धारा। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है इसको और इसको भी तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आवेश क्या है, यानी आवेश से आप क्या समझते हैं, इसका सबसे छोटा मात्रक तथा सबसे बड़ा मात्रक लिखो। तो विद्युत धारा यानी I बराबर हमारा फार्मूला होता है Q/T। तो इसको अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा, Q बराबर I/T। यानी I क्या है, विद्युत धारा, T क्या है, टाइम। तो इसी को हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिख देंगे कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख देनी, इस तरीके से फार्मूला भी लिख देना है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम तथा सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। ये भी आपको याद रखना है, स्टेट कूलाम होता है। और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, आवेश भी एक अदिश राशि होती है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक, इसमें पूछा है कि सबसे छोटा मात्रक तथा सबसे बड़ा मात्रक लिखो। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन तथा सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। 96,500 कूलाम होते हैं। ये सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का। ये भी आपको याद रखना है। एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम होते हैं एक फैराडे में। तो इसको याद रख लेना। और ये मेन चीज़ है, इसका सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन तथा सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। तो ये हो गया आवेश के बारे में। और हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी विद्युत विभव क्या है, तो किसी आवेश को, ये आवेश है, इसको विद्युत क्षेत्र, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी, ये आप पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। यानी किसी आवेश को, कौन सा आवेश होना चाहिए, एकांक परीक्षण आवेश होना चाहिए, उसको विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, यानी विद्युत क्षेत्र में जो लाने में जो किया गया कार्य है आवेश को। विद्युत क्षेत्र क्या है कि विद्युत के द्वारा जो उत्पन्न क्षेत्र होता है उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आवेश को विद्युत क्षेत्र में जो लाने में जो किया गया कार्य, यानी जो W है, उसी को हम कहते हैं विद्युत विभव। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो V बराबर होता है W/Q। यानी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो W/Q उसका फार्मूला होता है। आपको इसको भी याद कर लेना है। यह एक अदिश राशि होती है। इसे उल्टा मीटर से नापा जाता है। विद्युत धारा को अमीटर से नापा जाता है, इसे उल्टा मीटर से नापा जाता है। तो इसके डेफिनेशन को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी। तो ये हो गया विद्युत विभव। और हम आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका आरेख बनाइए, आरेख लिखो। तो विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो ये फार्मूला से, विद्युत प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर V/I। तो इसी फार्मूले से हम इसके डेफिनेशन बनाएंगे। तो डेफिनेशन क्या है, किसी चालक के सिरों के मध्य या बीच उत्पन्न विभवांतर यानी V और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं,
अनुपात को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, यानी विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो R बराबर हो गया V/I। V क्या है? विभवांतर है, और I क्या है? धारा है। तो विभवांतर और धारा का जो अनुपात है उसी को हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन और ये फार्मूला। इसका SI मात्रक ओम होता है, इसे ओमेगा यानी ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इस साइन से, यानी ये इसका संकेत है। और इसका जो आरेख होता है वो ये होता है, इस तरीके से बना होता है, ये इसका आरेख है। तो आरेख भी आपको कभी कभी आरेख भी एग्जामिनेशन में 1 नंबर में पूछ लेता है, तो आपको आरेख भी तैयार होना चाहिए। और नेक्स्ट कि एक माइक्रो ओम में कितने ओम होते हैं। तो मैंने बताया माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो एक माइक्रो ओम में 10⁻⁶ ओम होते हैं और एक मिली ओम में 10⁻³ ओम होते हैं। तो ये आपको तैयार कर लेना है। ये विद्युत प्रतिरोध हो गया और यहाँ पे विद्युत विभव होगा, तो इसके डेफिनेशन आपको रेडी कर लेना है। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इधर। सो नेक्स्ट है हमारा कि विभवांतर क्या है, विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, या दूसरे शब्दों में कहें तो एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी कार्य को ही क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर क्या होता है, दो विभवों का अंतर, यानी हम दो विभव मान ले, एक पहला विभव VA दूसरा है VB, तो VA माइनस VB इसका फार्मूला हो जाएगा और इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है। तो आपको विभवांतर की डेफिनेशन आनी चाहिए इस तरीके से। और नेक्स्ट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो ये ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है, ओम का नियम। सो आपको इसको कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ कि सन 1828 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने अपने प्रयोगों के आधार पर किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के बीच पारस्परिक संबंध को बताने के लिए एक नियम दिया, जिसे उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहते हैं, जो निम्न है। तो बेसिकली उन्होंने विभवांतर और धारा के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे उन्हीं के नाम पर हम ओम का नियम कहते हैं। तो इसे कैसे लिखना है देख लीजिए, इस तरीके से आपको लिखना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं विशेषता ताप ना बदले, तब चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I कि क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी V समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है किसके, धारा के, यानी जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है इनका नियम। तो क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तब चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, इस तरीके से। सो V समानुपाती I, तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है। तो ये R एक क्या है, नियतांक है। यहाँ पर R एक क्या है, R एक नियतांक है जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, तो ये नियतांक है जिसे हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो R बराबर ये V इधर आ जाएगा, तो V/I, तो यही है ओम का नियम। तो ये ओम का नियम बेसिकली आपको तैयार कर लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हो गया ओम का नियम। और हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो अब हम प्रकाश और परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अब इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, इनके गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए। तो प्रकाश मैं क्वेश्चन जल्दी मैं आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आपको इसको नोट कर लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। या नेक्स्ट दूसरी भाषा में कहें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में काम आती है। इनके गुणधर्म की बात करें तो प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये आपको गुणधर्म भी पूछ लेता है प्रकाश के, तो इसको भी आपको याद रखना है। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों का उल्लेख कीजिए। एक प्रकाश का परावर्तन आता है और एक प्रकाश का अपवर्तन आता है। तो आपको इसको भी अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी सतह से टकराकर जब वापस चली जाती है तो उसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस तरीके से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम, आपतितकरण, परावर्तितकरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये बीच में हमने जो लाइन खींची ये है अविलंब। तो यही पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी यहाँ पर होते हैं।
सो बिल्कुल आपको सेम टू सेम ऐसे याद कर लेना है। और वहीं नेक्स्ट बात करें तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। ये आपतित किरण का अवलंब के साथ जो झुकाव होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ जो झुकाव होता है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये द्वितीय नियम है। और वहीं अब हम बात करें किसकी, इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं ये हो जाएगा यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इस तरीके से आपको लिख देना है। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों का उल्लेख कीजिए। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मूल पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कौन कौन सा है? पहला नियम है कि आपतित कण, अपवर्तित कण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है, साइन I बटा साइन R बराबर नियत रहता है। तो ये भी आपको रेडी कर लेना है इस तरीके से। और इसी नियत मान को हम साइन I बटा साइन R ये नियत होता है, इसी नियत मान को अपवर्तनांक कहते हैं जिसे n से लिखते हैं, तथा इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपको इसको भी अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। और वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन ऐसे ही याद कर लेनी है। और हम नेक्स्ट की बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और वहीं हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मारीचिका का दिखाई देना, ये चीज़। तो ये है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और लेंस और दर्पण का सूत्र आपको याद कर लेना है, 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है लेंस का, और 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है दर्पण का। दर्पण में पॉजिटिव होता है और लेंस में निगेटिव होता है यहाँ पर। तो ये f क्या है, फोकस दूरी, आपको ये याद रखना। v प्रतिबिंब की लंबाई है, u वस्तु की लंबाई है। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं। तो किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, सिंपली। तो इस तरीके से तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, यानी m बराबर v/u। प्रतिबिंब की लंबाई को v कहते हैं, वस्तु की लंबाई को u कहते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लेंस की क्षमता को मतलब परिभाषित कीजिए। तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये f को ऊपर उठा ले जाओगे तो इनवर्स हो जाएगा, नहीं व्युत्क्रम हो जाएगा। तो मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है जिसे d से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे किसके, ये हैं प्रकाश के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। और अब हम बात करते हैं सबसे धांसू चैप्टर की, यानी मानव नेत्र के। तो अब हम मानव नेत्र के जितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम अब डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। और समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, या नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। तो जिस तरीके से लिखना आपको लिख देना इस तरीके से। ये डेफिनेशन आती है 1 से 2 नंबर में, तो आपको इसको रेडी कर लेना है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या है। तो ये है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो मैंने बताया कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता। तो इसको अब आपको भाषा में लिखना। तो किस तरीके से लिखेंगे कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर पहुँच जाता है तो उसे अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो ये मैंने तो एक शॉर्टकट में बताया कि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता इसलिए वो काला दिखाई देता है, लेकिन आपको यहाँ पर भाषा में लिखना है। तो इस तरीके से हम भाषा में लिख देंगे। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब ये क्वेश्चन ने बहुत पूछा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का क्या होता है, अपवर्तन होता है। मेन चीज़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो बस आपको इसको भाषा में किस तरीके से लिखना है, तो भाषा में आपको इस तरीके से लिखना है कि तारे इसलिए टिमटिमाते हैं क्योंकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, जिससे इनकी स्थिति बदलती है और ये टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सो आपको इसको भाषा में इस तरीके से लिखना है। और बाकी अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो सिंपली लिख देंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं। और वही अगर भाषा में लिखने वाला आएगा थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना है, ये नहीं कि आपको एक ही लाइन में लिख देना है तो एग्जामिनर थोड़ा नंबर कम देगा। तो आपको इस तरीके से लिखना है।
और वही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है क्या। तो अपने नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को हम नज़दीक से कितना स्पष्ट रूप से, यानी कोई अगर वस्तु है तो उसको हम कितना नज़दीक तक देख सकते हैं, उसकी तो कोई एक सीमा होगी। उससे ज़्यादा अगर आप उसको आंख के पास ले जाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। तो इसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा, यानी आंख हमारी किसी वस्तु को निकटतम कितना देख सकती है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो अब हम इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे, तो आपको ये डेफिनेशन देखनी है कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता की वह अधिकतम दूरी जिस पर नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को न्यूनतम दूरी पर स्पष्ट रूप से देखा जा सके, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। यानी नेत्र किसी वस्तु को मतलब जितना नजदीक, अगर किसी वस्तु को नज़दीक ले जाने पर नेत्र अगर उसको देख पा रहा है, इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु को हम नेत्र के कितना नज़दीक ले जाए कि वह हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यही जो दूरी होती है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, यानी वह दूरी जिस पर नेत्र किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके, तो वही क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, तो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली थोड़ी गलत लिखी हुई, इसको याद रखना है, ये मैंने करेक्शन करके लिखा है। तो ये है इसकी डेफिनेशन, यानी नेत्र किसी वस्तु को कितनी न्यूनतम दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है, वह दूरी ही क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यह कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी आप किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक नज़दीक में स्पष्ट रूप से देख सकेंगे, और इससे ज़्यादा आप ऊपर ले जाएंगे तो अच्छे तरीके से वो वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो यही है इसका फंडा। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाती हैं। तो ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा। तो निकट, इसमें उल्टा होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दिखे और दूर की ना दिखाए। तो निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस का मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। तो इसमें निकट की दिखाती है, दूर की नहीं, तो इसलिए हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और वहीं दूर दृष्टि की बात करें तो इसका अपोजिट होता है। तो ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की नहीं, दूर दृष्टि दोष कहलाती हैं। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। वर्ण विक्षेपण, तो जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो इस तरीके से आपको इसको याद कर लेना। जब श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सो ये इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके से आपको जितने भी इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो रेडी कर लेने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।